हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैनन मीन्स होता है जनरल रूल्स, लॉ या प्रिंसिपल्स। जब हम कोई चीज़ फ्रेम करते हैं तो जिस प्रिंसिपल्स के साथ, जिस नॉर्म्स के साथ, जिस रूल्स के साथ फ्रेम करते हैं वही है आपके कैनन्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स की पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रही होती है, उसको फॉर्मुलेट कर रही है कि हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कैसे करने, कहाँ करने, क्या करने, तो उस पॉलिसीज़ को बनाने के लिए उन्हें जिन नॉर्म्स या जिन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए उसी को हम कहते हैं कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। ये जो कैनन है वो जॉर्ज फिनले शिराज के थ्रू दिए गए थे। एक इकोनॉमिस्ट है फिनले शिराज, और इसीलिए कई बार एग्जाम्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि फिनले शिराज के कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिस्कस करिए। तो ये उनके नाम से भी पूछा जाता है और बिना उसके भी सिर्फ कैनन करके भी पूछा जाएगा। तो ये यही कैनन्स आते हैं जो कि फिनले शिराज ने ही दिए थे, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको डील करेंगे जो कैनन्स हैं सारे। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक हो जाता है और कैनन ऑफ टैक्सेशन एक दूसरी चीज़ हो जाती है। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हमसे क्या कह रहा है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो एक्सपेंडिचर्स करने से पहले उनको क्या पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए, एक्सपेंडिचर करते वक्त किन बातों का, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन रूल्स पे एक्सपेंडिचर्स की पॉलिसी बनानी चाहिए। वहीं जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है वो क्या कहता है, टैक्सेशन क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है, टैक्स लगाती है, टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक पे, तो टैक्स रेट लगाते वक्त, टैक्स रेट को फ्रेम करते वक्त, टैक्स के रूल्स बनाते वक्त उनको कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसे हम कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। और कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने दिया था और यहाँ पे कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर किसने दिया था, फिनले शिराज ने दिया था। तो दोनों ही सिनेरियो में आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कौन सा अच्छा है। जैसे आप कहते हैं एक अच्छी चीज़, अच्छी चीज़ के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप इस बात से अगर इसको फ्रेम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारे कैनन्स याद हो जाएंगे। कैनन ऑफ टैक्सेशन में भी यही दिमाग में रखिए कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम आप कब कहेंगे, कि क्या रूल के साथ वो होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, है ना, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो वो जो नॉर्म्स है ना उसी को कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। इसी तरीके से कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी वो रूल्स होंगे, ठीक है। अब फिनले शिराज के दिए गए कैनन्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी पहला हो गया। कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिकल हो, जैसे कहते हैं ना बचत के साथ, इकोनॉमिकल, जो ज़रूरत हो जितना उतना ही करना चाहिए। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करे तो उसे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे एक्सपेंडिचर ना करे जो वेस्टफुल हो या अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है उन एक्सपेंडिचर्स को ना करे। देखिए, इकोनॉमिकल होने का मतलब, या इकोनॉमी का मतलब कहता है कि अगर आप अपना पैसा हो, प्राइवेट एक्सपेंडिचर करने जाते हो, इंडिविजुअल लेवल पे खर्चा करने जाते हो, तो आप क्या कोशिश करते हो कि कम पैसे में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, है ना। आप बिना मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके नहीं आते हो कि जो चीज़ आपको 50 की मिल सकती है आप उसके लिए 200 रुपये दे के नहीं आओगे, है ना। आप यही कोशिश करोगे कि आपको 200 की चीज़ 50 में मिल जाए। तो सिमिलरली जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसे उस वक्त भी यही बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये उनके अपने पैसे तो है नहीं, पब्लिक के पैसे हैं। तो उस वक्त उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो इकोनॉमिकल हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पैसा खर्च किया जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च किया जाए, राइट। और वो खर्चे प्रोडक्टिव हो, मतलब उन्हीं चीज़ों पर खर्चा किया जाए जो आपको रिजल्ट के साथ प्रोडक्टिव रिजल्ट दे, जिनसे कोई फ़ायदे होने वाले हों, ठीक है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल की बात कर रहे हो, आप बचत के साथ काम करने की बात कर रहे हो तो आप एंड रिजल्ट को भूल जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। मान लीजिए कि मुझे ये मेरा काम है कि ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराने के लिए मैं एक्सपेंडिचर करने वाली हूँ, तो अब बीइंग इन गवर्नमेंट में इस ब्रिज को फ्रेम करवा रही हूँ, इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ, उसके लिए एक्सपेंडिचर करना है, तो इकोनॉमिकल करने के लिए मैं उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ना। तो आपको एंड रिजल्ट, उस एक्सपेंडिचर के लिए जो आपने रिजल्ट सोच के रखा था, जो प्रीडिटरमाइंड आपका ऑब्जेक्टिव था, उस एक्सपेंडिचर के साथ वो ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए, वो अचीव हो आपका। तो उसे कहते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो ज़रूरी है उस पर खर्चा करो, खर्चे प्रोडक्टिव होने चाहिए, जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, उन एक्सपेंडिचर को अवॉइड करें, और कम पैसे में ज़्यादा चीज़ों को पा सके, इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नेक्स्ट कैनन क्या कहते हैं, कैनन ऑफ सरप्लस। कैनन ऑफ सरप्लस का मतलब क्या हो गया, देखिए सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, सरप्लस में है, पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हैं। तो सरप्लस इन द सेंस कि जितना रेवेन्यू है और जितना आपको खर्चा करना है, तो ऐसा ना हो कि खर्चा ज़्यादा हो रेवेन्यू कम हो।
आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो, खर्चा कम करना पड़े, तो हमेशा सरप्लस की पोजीशन होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैनन क्या, एज फार एज पॉसिबल डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट शुड बी अवॉइडेड। अब डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा मतलब क्या हो गया कि आपके पास रेवेन्यू 100 की थी और आपने बजट जो आपने खर्चे के लिए तैयारी की, बजट बनाया, वो बना लिया 120 का, तो आप 20 रुपये तो शॉर्टेज आ गया ना, उसको कहते हैं डेफिसिट, है ना, डेफिसिट बजट। मैंने घाटे का बजट बना दिया, रेवेन्यू तो 100 की और एक्सपेंडिचर मैंने 120 के तैयार कर दिए, तो 20 रुपये मेरे घाटे के हो गए, डेफिसिट हो गया। तो हमें डेफिसिट में नहीं रहना, हमें कैसे रहना है, सरप्लस में रहना है। 100 रुपये अगर मेरी रेवेन्यू है तो मुझे खर्च कितना करना चाहिए, आपको 85 95 का खर्चा करना चाहिए, जिससे कि मेरे पास 15 रुपये या 20 रुपये 25 रुपये का सरप्लस बचे, रेवेन्यू मेरी बची रहे, उसको कहते हैं कैनन ऑफ सरप्लस। पर अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे इंडियन बजट में पहले हम एक्सपेंडिचर तैयार करते हैं और देन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करते हुए हम रेवेन्यू फ्रेम करते हैं, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही रहा है, हमेशा ही ऐसा रहा है कि हम डेफिसिट बजट में रहे हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि बुद्धिमानी का काम है कि गवर्नमेंट अगर सरप्लस बजट बनाए, लेकिन करंट सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये कैनन एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं पड़ता है हमारे लिए, इस सिनेरियो में फिट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कैनन होता है कैनन ऑफ सैंक्शन। अब अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसकी प्रॉपर सैंक्शनिंग होनी चाहिए, है ना, पास होना चाहिए वो। अब कैनन ऑफ सैंक्शन इसको 3 तरीके से होता है, पर तरीका क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सैंक्शन का मतलब प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसका प्रॉपर अप्रूवल दे, ये देखा जाए कि हाँ भाई एक्सपेंडिचर जायज़ है, इसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा, ये वेस्टेज नहीं है, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिवेंट करने के पर्पज़ से अथॉरिटीज़ इसको अप्रूव करती हैं। अब ये जब हम अप्रूव करने की बात कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ के सैंक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 तरीके से सैंक्शन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव सैंक्शन, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और एक होता है टेक्निकल सैंक्शन। ये चीज़ क्या होगी, जैसे लेजिस्लेटिव सैंक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई एक्सपेंडिचर होता है ना, आप सुने होंगे जब आपकी बजट स्पीच आती है तो आपने देखा होगा कि इतने करोड़ का बजट इस सेक्टर को दिया गया है ना, हम इतना एक्सपेंडिचर इस सेक्टर को करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने बताया, हमने प्रपोज किया कि हम 500 करोड़ रुपए एजुकेशन पे देने वाले हैं। अब उस पर क्या हो गया, जो दोनों हाउसेज हैं ना वो सैंक्शन करते हैं, वो परमिशन देते हैं, परमिट करते हैं कि हाँ भाई हाँ इस सेक्टर को इतने पैसे लगने चाहिए, तो वो क्या हो गया, लेजिस्लेटिव सैंक्शन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का मतलब हो गया कि प्रॉपर जो अथॉरिटीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया को, जैसे अब एजुकेशन पे आप दे रहे हो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है आपकी वो उस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो देखा जाए कि हाँ एजुकेशन मिनिस्ट्री उस चीज़ में इन्वॉल्व है नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं है, तो वो उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर को जो एडमिनिस्ट्रेट करने वाले अथॉरिटीज़ हैं वो उसको सैंक्शन करें, प्रॉपर तरीके से सैंक्शन करें, कंट्रोल कर सकें। और टेक्निकल सैंक्शन कहता है कि टेक्निकलिटी, वाकई में कितना लगना चाहिए, कितना खर्च हो जाना चाहिए, वो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके वो सैंक्शनिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं एक हॉस्पिटल बनवाने वाली हूँ, उस हॉस्पिटल में मेरे 2 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, ठीक है। अब ये अगर ये मेरा प्रपोज्ड है तो लेजिस्लेटिव सैंक्शन 2 करोड़ उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए लोकसभा में पास हो गया, तो लेजिस्लेटिव सैंक्शनिंग हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया, हॉस्पिटल्स का काम कौन देख रहा है मेरा, तो जो ये मिनिस्ट्री वगैरह डिपार्टमेंट है, वो जो मिनिस्ट्री हैं या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उनको, वो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, ये हॉस्पिटल सही बनाया जा रहा है, इस पर ये जो खर्चा किया जा रहा है सही है, जायज़ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ने भी परमिशन दे दिया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में आ गया। अब टेक्निकल क्या कहते हैं, अब वाकई में इस हॉस्पिटल को बनाने में 2 करोड़ लगेंगे, तो जो आर्किटेक्ट हैं, जो उसमें मशीनरीज पड़ने वाली हैं, जो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले हैं, जो डॉक्टर्स की जाने वाली है, वो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन कहेंगे हाँ ये 2 करोड़ लगेंगे, नहीं भाई, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कह दे कि नहीं 2 करोड़ नहीं, ये तो ज़्यादा ही है, ये 1.5 करोड़ में हो जाएगा। तो मतलब आपको हर लेवल पे इसकी सैंक्शनिंग करानी होती है, तो इसे कहते हैं कैनन ऑफ सैंक्शन। जो भी गवर्नमेंट खर्चा करने जा रही है उसकी प्रॉपर सैंक्शनिंग कराओ, प्रॉपर अप्रूवल कराओ, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है कैनन ऑफ बेनिफिट। कैनन ऑफ बेनिफिट हमसे क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका जो बेनिफिट है वो सब पे पाए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव करें। अब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है वो डॉल्टन ने दिया था, और ये प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये कहता है कैनन कि
इस जो भी आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव जो उसका मोटिव हो वो सोशल वेलफेयर का मोटिव होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर ना हो जिसका जो ऑब्जेक्टिव हो सोसाइटी के वेलफेयर में ना हो बल्कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेनिफिट पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसा हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को मिल रहा हो, किसी ग्रुप को मिल रहा हो, कास्ट को मिल रहा हो, इस तरह का बेनिफिट नहीं हो, इस तरह का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऐसा जिसका सोशल बेनिफिट मिलने वाला हो। जैसे मैंने कह दिया कि मैं पर्टिकुलरली एक एरिया पे ही काम करूँगी, मैं सिर्फ गुजरात में डेवलपमेंट करूँगी, या मैं सिर्फ दिल्ली में डेवलपमेंट करूँगी, मैं पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करूँगी, या मेरा जो होम कंट्री है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरी जो होम कंट्री वो है, होम डिस्ट्रिक्ट है, मैं उस होम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट करूँगी। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है। बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, जो एक खर्चा हो वो सबके लिए हो, एक के लिए नहीं, किसी एक सेक्टर को उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, और कैनन क्या हो गया, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिकली वो 4 इंपॉर्टेंट कैनन हो गए। उसके बाद क्या आता है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या कहता है कि इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। कंट्री को जब ज़रूरत हो तो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ को आप बढ़ा सको या घटा सको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। कंट्री में अभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो उसको आप एक्सपेंड कर पाओ, कम करने की ज़रूरत है तो उसको डिक्रीज़ कर पाओ। अगर हम सिनेरियो से समझे तो इन्फ्लेशन है तो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना होगा, रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास डिफ्लेशन की सिचुएशन पड़ रही है तो हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सिनेरियो के हिसाब से इसमें फ्लैक्सिबिलिटी ला सकें और ये इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्टेबल हो, हमेशा चेंज हो रही है क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, अलग अलग टाइम पीरियड्स है, उसके हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर क्या हो सके, चेंज हो सके। तो कैनन ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं कि एक्सपेंडिचर ऐसे फ्रेम करें कि आप उसको बढ़ा घटा सकते हो। नेक्स्ट कैनन है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या कहता है कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उससे कंट्री में जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंप्रूव हो, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, है ना। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि लोगों की काबिलियत, एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट बढ़े, विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट बढ़े। जब हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी जगह एक्सपेंडिचर करेंगे कि लोगों की काबिलियत, लोगों की कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। जैसे कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे, अच्छे रोड्स बनाए जा रहे हैं, अच्छा आपका पूरा इकोनॉमी है, मतलब अच्छा रोड्स वगैरह है, या हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं। तो मतलब प्रॉपर तरीके से आपका इंफ्रा तैयार किया जा रहा है, राइट। ट्रांसपोर्ट्स को अच्छा बनाया जा रहा है, बेटर बनाया जा रहा है, नेटवर्क अच्छा आपको दिया जा रहा है। जब नेटवर्क अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा काम करेंगे। इरीगेशंस, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो हम सिंचाई वगैरह के लिए भी प्रॉपर चीज़ें बना रहे हैं, प्रॉपर खर्चे उस पर कर रहे हैं जिससे एग्रीकल्चर स्मूथली हो सके। एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो जैसे राइस है, वीट है, तो हम इनमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम एक्सपेंडिचर करें। तो एक्सपेंडिचर में ऐसा करना जिसका प्रोडक्टिव रिजल्ट हो, तो वो क्या कहता है, तो वो एक्सपेंडिचर जायज़ होते हैं। और इस एक्सपेंडिचर करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स की आई है कौशल विकास योजना। वो क्या है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर्स की, या ट्रेनिंग दे रही है, मनरेगा वगैरह कर रही हैं, स्किल्स को डेवलप कर रही हैं, आपको सोलर सिस्टम बनाना सिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा रही है। तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी स्किल डेवलप करेगी, तो आपको क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी ला दी, अब 10th 11th 12th से ही क्या आपकी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया गया, ये आपके एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। तो जब आप में स्किल्स रहेगी ना तो आप किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं आएंगे। ये जो हम कहते हैं ना बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी क्योंकि आप में अगर कैपेबिलिटी है, आपकी स्किल्स है ना, तो आप कभी बैठ ही नहीं सकते हो, आप काम करोगे, आप नया एरिया, नया सेक्टर ढूंढ लोगे, आप काम करते ही जाओगे। अब आप में स्किल्स है, आपको कुछ नहीं आता, आप टोकरी बनाना जान रहे हो, है ना, आप बुनाई करना जान रहे हो, जो कि आप देखोगे तो जो भी हमारे ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इन चीज़ों में स्किल डेवलप कराई जा रही है। तो अगर आप ये जान रहे हो तो आपको रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, इसी को बनाना शुरू कर दिए। अभी आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे इन्हीं चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, हैंडमेड चीज़ों का। हमारे यहाँ हैंडमेड टेक्सटाइल्स वगैरह को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमारी स्किल डेवलप करेगी। तो एक्सपेंडिचर आप ऐसी जगह करो ना जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। तो ये कैनन फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए। और लास्ट कैनन हमारा था कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन।
ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज, जैसे फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट बैठती है, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट बैठती है। तो ऐसा होना चाहिए ना कि कोऑर्डिनेशन हो। अब स्टेट गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, स्टेट में रिवेन्यू आई, स्टेट रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम अपने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, 2-3 हॉस्पिटल बनाएंगे। उधर सेंट्रल ने भी क्या कह रखा है कि हम 15 हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। अब वो भी 15 हॉस्पिटल क्या करेगी, सेंट्रल है तो कहाँ बनाएगी, अलग अलग स्टेट में ही तो बनाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट किसी और की है तो वो भी हॉस्पिटल बना रही है, तो ये डुप्लीकेशन हो गया ना। तो क्या होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन हो, एक ही चीज़ पे आप अलग अलग टाइप से एक्सपेंडिचर मत करिए। डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अवॉइड करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में सेंट्रल काम कर रही है तो आप हॉस्पिटल में नहीं, किसी और सेक्टर पे काम करो, अलग सेक्टर में स्टेट को डेवलप करो। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर के केस में, राइट। और एक और हमारा है कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि आप जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि गैप ना आने पाए, इनइक्वालिटी ना आने पाए। तो जो इनकम और वेल्थ है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम रिच से लेके पुअर को वो प्रोवाइड करें, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, इनइक्वालिटीज़ क्या हो सके, कम हो सके, रिड्यूस हो सके, हमें एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हुई होंगी कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।